Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we have to start our novel of second year, Goodbye Mr. Chips by James Hilton. सबसे पहले हम नावल की डेफिनेशन देख लेते हैं. टेक्निकली नावल इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज. ठीक है, नैरेटिव का क्या मतलब होता है कि इसमें किसी किस्म की कोई स्टोरी बताई जाती है और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है. शॉर्ट स्टोरी और नावल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो शॉर्ट स्टोरी की लेंथ छोटी होती है और नावल की लेंथ काफ़ी लंबी होती है. 500 600 बल्कि उससे भी ज़्यादा पेजेस के नावल्स हो सकते हैं और इसमें कोई स्टोरी बयान की जाती है. अब ये नावल जो है इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इसको आप शॉर्ट नावल या फिर नावला भी कह सकते हैं. और अगर नावल्स की टाइप्स की बात की जाए तो कई किस्म के नावल्स हो सकते हैं. ये नावल जो है पर्टिकुलर ये कैरेक्टर नावल है क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर लिया गया है, मिस्टर चिप्स उसका नाम है, और उसकी ज़िंदगी का इसके अंदर अहाता किया गया है. मिस्टर चिप्स जो कि मेन कैरेक्टर ऑफ द नावल है, ही इज़ एक्चुअली अ स्कूल टीचर. ब्रुकफील्ड स्कूल में वो टीच करता रहा है और सारी ज़िंदगी तकरीबन उसने वहीं पर इसी स्कूल में सर्व किया है. तो उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा उसकी जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ, उसके बाद जब उसने स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद कौन कौन सी स्टेजेस से वो गुज़रा, वो सारा कुछ इस नावल के अंदर आपको बताया जाएगा. उसकी पूरी एक लाइफ हिस्ट्री जो है वो आपके सामने रखी गई है. और इसके अलावा इस नावल के अंदर इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है क्योंकि जिन ईयर्स में मिस्टर चिप्स वहाँ पे सर्व कर रहा था उसमें साथ साथ ये भी बताया गया है कि इंग्लैंड में उस दौरान क्या क्या वाक़यात पेश आ रहे थे. नावल के दूसरे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें कैथरीन ब्रिजेस जो कि मिस्टर चिप्स की वाइफ थी वो इम्पोर्टेंट है. और इसके अलावा रॉल्स्टन जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल का एक हेडमास्टर था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और वो बाय एंड बाय हम डिस्कस करते रहेंगे. नावल की टेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसमें नैरेटिव टेक्निक कौन सी इस्तेमाल हुई है क्योंकि हर स्टोरी जो है उसके अंदर कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसको बताने का एक तरीका होता है. तो इस नावल के अंदर जो टेक्निक यूज़ की गई है उसको हम फ्लैशबैक टेक्निक कहते हैं. फ्लैशबैक टेक्निक का क्या मतलब है कि काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पर नावल को शुरू किया जाता है और उसके बाद कैरेक्टर की मेमोरीज़ के थ्रू आपको फ्लैशबैक में लेकर जाया जाता है, यानी कि पीछे लेकर जाया जाता है और उसके पीछे वाली जो सारी हिस्ट्री थी या उसकी जो मेमोरीज़ होती हैं वो सामने लाई जाती है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मिस्टर चिप्स जिस वक्त नावल स्टार्ट होता है इज़ ऑलरेडी लीडिंग अ रिटायर्ड लाइफ. ओके, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी जो पिछली स्टोरी है वो अनफोल्ड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हिज मेमोरीज़. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नावल. When you are getting on in years, but not ill of course, you get very sleepy at times. And the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में ही बताया गया है कि मिस्टर चिप्स इज़ ऑलरेडी रिटायर्ड, ही इज़ ओल्ड. ठीक है, गेटिंग ऑन इन ईयर्स का यही मतलब है दैट ही इज़ गेटिंग ओल्ड. और फिर बताया जाता है कि उस वक्त फिर किस किस्म की लाइफ आप गुजारना शुरू कर देते हैं. आपको बहुत ज़्यादा समटाइम्स नींद आने लगती है और टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे लेज़ी कैटल आहिस्ता आहिस्ता से गुजरते हैं उसी तरह से आपका टाइम भी बहुत आहिस्तगी से गुजरने लगता है. It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. तो ये बिल्कुल इसी तरह से था. चिप्स के लिए ऑटम टर्म को गुजारना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था. हालांकि डेज़ भी शॉर्ट हो गए थे और कॉल ओवर से पहले ही गैस ऑन करना या लाइट्स ऑन करना जो है वो ज़रूरी हो जाता था. अब यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी स्कूल से रिलेटेड है. मैंने आपको बताया है कि मिस्टर चिप्स वॉज अ स्कूल टीचर और इस वक्त वो जिस जगह पर रह रहा है दैट इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, यानी कि बिल्कुल सामने एक रोड का फ़र्क है और सामने ही स्कूल मौजूद है. तो वहाँ से ही कैन ईज़िली लिसन टू द स्कूल बेल्स. तो रिटायरमेंट के बाद भी मिस्टर चिप्स ने अपनी सारी लाइफ जो है वो स्कूल बेल्स के हिसाब से ही प्लान की हुई है और वो उसके मुताबिक ही चलता है. इस वजह से ही कहा गया कि कॉल ओवर से पहले ही इतना अंधेरा हो जाता था कि गैस ऑन करना ज़रूरी हो जाता था. फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, क्योंकि चिप्स जो है वो किसी सी कैप्टन की तरह पास्ट के सिग्नल्स से ही आज तक अपना टाइम मेजर करता था या फिर उसकी पैमाइश करता था.
फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि वो मिसेस विकेट के घर में रहता था जो कि स्कूल के बिल्कुल सामने ही वाक़या था। ये क्वेश्चन आपसे समटाइम्स किया जाता है कि वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव, हु वाज मिसेस विकेट। ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है वो देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपने जहन में रखनी है। नॉवल में से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स याद करने हैं। ट्रांसलेशन इसमें से नहीं आती, बल्कि ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है वो सेकेंड ईयर में वैसे ही इंक्लूडेड नहीं है। तो आपने सिर्फ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आपको इस बार नहीं आएगी। ही हैड बिन देयर मोर देन अ डेकेड, और वहाँ रहते हुए भी उसको 10 साल से ज़्यादा हो गया। डेकेड कितना अर्सा होता है? 10 ईयर्स का। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट। तो उसने अभी तक और उसकी लैंड लेडी ने भी ग्रीनविच टाइम के बजाय, ग्रीनविच टाइम जो हम सब जिससे अवेयर हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लॉक, वो ग्रीनविच टाइम ही है जो कि इंग्लैंड में वाक़ एक जगह है। तो उसकी बजाय ये लोग ब्रुकफील्ड टाइम को कीप करते थे। Mrs. Wicket, Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. Sprightliness, ब्राइटनेस आप इसको कह सकते हैं, या फिर गुड ह्यूमर आप इसको कह सकते हैं, कि अभी भी उसकी आवाज़ के अंदर काफ़ी जोश और काफ़ी एनर्जी मौजूद थी। उसमें वो मिसेस विकेट को आवाज़ लगाता था, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, विल यू, आप प्रेप से पहले पहले मेरे लिए कप ऑफ टी ला सकती हैं। यानी कि ये सारी उसने अपने टाइमिंग जो है स्कूल के हिसाब से फ़िक्स की हुई है। When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bells sounding dinner, call over, prep and lights out. ये सारी bells जो है वो वहाँ पर बैठकर सुनता रहता था और उसको अच्छा लगता था that he was simply sitting by the fire, और साथ साथ वो चाय का कप भी पी रहा होता था। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल, जब लास्ट बेल हो जाती थी, लाइट्स आउट वाली बेल जो है, उसके बाद हमेशा वो घड़ी को चाबी दे दिया करता था। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्न आउट द गैस एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और उसके बाद वो गैस बंद करके जो है एक डिटेक्टिव नॉवल लेकर अपने बेड पर चला जाता था। Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully. लेकिन वो एक पेज से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ पाया था और हमेशा उसको जल्दी से नींद आ जाती थी। More like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world. और ऐसे लगता था जैसे वो एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में एंटर नहीं हुआ, यानी वेकफुलनेस से स्लीप के अंदर वो एंटर नहीं हुआ, बल्कि पहले से ही वो एक तरह की स्लीपी कैफियत में था, और वो सिर्फ इंटेंसिफाई हो गई है, यानी कि वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि अब उसके पास करने को और कोई काम नहीं था। डेज हों या नाइट्स हों, वो जागते में भी ख्वाब ही देखता रहता था। He was getting on in years, but not ill, of course. Indeed, as Dr. Merivale said, there was really nothing the matter with him. और डॉक्टर मेरीवेल जो उसका फैमिली डॉक्टर था, वो हमेशा उसको चेक करने के लिए आता था, तो वो कहा करता था कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माई डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम, मेरीवेल वुड से, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो। हर 15 दिन के बाद वो उसको चेकअप करने के लिए आता था, तो हमेशा वो यही कहता कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फिट हो। यू आर पास्ट द एज when people get those horrible diseases. You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. That is, of course, if you die at all. You are such a remarkable old boy that one never knows. ठीक है, और वो कहता था कि तुम उस एज से गुजर चुके हो जब लोगों को ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो जाती हैं, और तुम उन चंद लकी फेलोज़ में से एक हो जो वाकई एक नेचुरल डेथ जो है मरेंगे। नेचुरल डेथ वैसे तो बीमारी से भी हो तो हम समझते हैं कि वो नेचुरल डेथ ही है, एक्सीडेंटल डेथ ना हो तो उसको नेचुरल डेथ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे रियली नेचुरल डेथ उसने इसलिए कहा है कि उसको कोई बीमारी भी नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल ही नेचुरल डेथ मरेगा। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। और साथ में वो ये भी कहता है कि अगर तुम कभी मरोगे भी, क्योंकि उसको उसकी सेहत देखकर ये भी शक गुजरता है कि शायद वो कभी नहीं मरेगा। बट when Chips had a cold or when east winds roared over the fenlands, Merivale would sometimes take Mrs. Wicket aside in the lobby and whisper. लेकिन कभी कभार जब ज़रा सर्दी बढ़ जाती थी तो वो मिसेस विकेट को एक साइड पर ले जाकर लॉबी में विस्पर करता था या सरगोशी में कहता था, लुक आफ्टर हिम, यू नो हिज चेस्ट, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट। उसको थोड़ा सा चेस्ट का प्रॉब्लम रहता है मिस्टर चिप्स का को, तो इसकी वजह से वो कहता था कि
आपके हार्ट को थोड़ा सा वो कंप्रेस कर रहा है, उसके हार्ट पर इसका असर पड़ रहा है. नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, ओनली एनोडोमिनाई, बट दैट्स द मोस्ट फेटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन दी एंड. वो कहता है कि कोई उसके साथ मसला नहीं है, सिर्फ उसकी एज काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बड़ा हो चुका है वो लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी तो फिर ओल्ड एज ही है, क्योंकि ओल्ड एज में जाके वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको घेर लेती हैं. एनोडोमिनाई बाय जोव, और एनोडोमिनाई का मतलब भी यही है कि ये गुजरता हुआ वक्त या फिर एज जो है बाय जोव, यस, यानी बाय गॉड, वाकई ऐसा ही है. बॉर्न इन 1848 एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट. अब ये उसका बर्थ ईयर भी आपने याद रखना है. ही वॉज बॉर्न इन 1848 और ग्रेट एग्जीबिशन जो हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें उसको ले जाया गया था, और ये बहुत ही पुरानी, ये 1850 में हुई थी, और उस वक्त वो सिर्फ एक टॉडलिंग चाइल्ड था, यानी मुश्किल से चलता था. तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का बोस्ट नहीं कर सकते थे, यानी चिप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एज का हो चुका था. बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर बुकफील्ड इन वेदर बाइज टाइम, और एक और निशानी उसकी ओल्ड एज की क्या थी कि उसको वेदर बाय के टाइम में भी ब्रुकफील्ड याद था. वेदर बाय वॉज हेड मास्टर ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल. अ फिनोमिनन दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग, दैट वॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी. वेदर बाय हैड बिन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज 1870, ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर. और ये बात हो रही है 1870 की. उस वक्त वेदर बाय खुद एक बूढ़ा आदमी हो चुका था, और 1870 का ईयर उसको इसलिए अच्छी तरीके से याद था कि उस वक्त फ्रांस और जर्मनी की वॉर भी हो रही थी. चिप्स हैड पुट इन फॉर बुकफील्ड आफ्टर ईयर एट मेलबरी, और चिप्स ने एक साल मेलबरी में काम किया, और उसके बाद उसने ब्रुकफील्ड में जॉब के लिए अप्लाई किया, विच ही हैडंट लाइक. मेलबरी स्कूल उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बिकॉज ही हैड बिन रैग्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत ही तंग किया गया था. बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन ब्रुकफील्ड उसको तकरीबन शुरू से ही अच्छा लगा था. ही रिमेंबर द डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उसका जो पहला इंटरव्यू हुआ था सनी जुलाई, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच. और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से याद था. सनी जुलाई था, और इसके अलावा क्रिकेट के प्लिक प्लॉक की आवाज़ें आ रही थी, क्रिकेट खेली जा रही थी ग्राउंड में. ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बार्नहर्स्ट एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज़, अ चबी लिटिल फेलो, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी. बार्नहर्स्ट और ब्रुकफील्ड की टीम्स का मुकाबला हो रहा था, क्रिकेट मैच हो रहा था, और वहाँ पर बार्नहर्स्ट के एक लड़के ने एक बहुत ही ब्रिलियंट सेंचुरी स्कोर की थी, यानी 100 रन्स बनाए थे. क्वेयर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली, और ये बड़ी अजीब बात थी कि उसको ये बात इतने अच्छे से याद थी. क्वेयर का मतलब स्ट्रेंज. वेदर बाय हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस. वेदर बाय के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज वेदर बाय, या फिर ये कि डिस्क्राइब हिज पर्सनैलिटी, तो उसमें ये सारी बातें आप फिर मेंशन करेंगे कि वो बड़ा फादरली था, कर्टियस था, बहुत ही काइंड था. ही मस्ट हैव बीन इल देन, पुअर चैप, फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन. उस वक्त वो शायद बीमार था, क्योंकि उसी समर वेकेशन में उसकी डेथ हो गई थी. बिफोर चिप्स बिगैन इज फर्स्ट टर्म, चिप्स ने अभी फर्स्ट टर्म भी स्टार्ट नहीं की थी. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे, लेकिन बहरहाल उन दोनों की मुलाकात हुई थी, और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की थी. Chips often thought, as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby. और कभी कभी वो सोचता था कि शायद मैं दुनिया का वाहिद इंसान हूँ जिसको वेदरबाई इतना क्लियरली याद है. विविड का मतलब क्लियर है, रिकलेक्शन का मतलब मेमोरी. Vivid, yes. It was a summer day with the sunlight filtering through the dust in Weatherby study. उसको बड़े अच्छे से वो इमेज याद था जब उसका इंटरव्यू हुआ था, वेदरबाई के स्टडी रूम में वो बैठा हुआ था. यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन. और ये भी याद रखें कि मिस्टर चिप्स का पूरा नाम मिस्टर चिपिंग है, ये उसका निक नेम है चिप्स, लेकिन उसको ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है. इस वजह से नावल का नाम भी गुड बाय मिस्टर चिप्स रखा गया है. ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स, तो आपने ये बताना है कि उसका नाम मिस्टर चिपिंग है. तो उसने उसको एडवाइस क्या दी थी वेदरबाई ने कि आप यंग हैं और ब्रुकफील्ड ओल्ड फाउंडेशन है. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, यानी यूथ और एज का मिलाप जो है वो बड़ा अच्छा रहता है. गिव योर इंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, आप अपनी एनर्जी ब्रुकफील्ड को दें, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड भी फिर कुछ आपको वापस देगा. एंड डोंट लेट एनी वन प्ले ट्रिक्स विद यू. आई गैदर दैट डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन मेलबरी. ठीक है, और ये कि किसी को अपने साथ ट्रिक्स खेलने का मौका ना दें. मेरा ख्याल है कि आपका डिसिप्लिन
डिसिप्लिन शायद इतना अच्छा नहीं था मेलबरी में, क्योंकि उसको भी रिपोर्ट पहुंच चुकी थी कि मेलबरी में उसको काफ़ी सताया गया है, तंग किया गया है और उसका डिसिप्लिन जो है वो इतना रिलायबल नहीं है। वेल नो परहैप्स नॉट सर, नेवर माइंड, यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और कहता है कोई बात नहीं, डिसिप्लिन कंट्रोल करना जो है, बच्चों को कंट्रोल करना, ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस से आता है। यू हैव अनदर चांस हियर, टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। और वो कहता है कि आप शुरू से ही ज़रा मजबूत रवैया इख्तियार करें, सख्त रवैया इख्तियार करें, यही इसका सीक्रेट है। Perhaps it was. He remembered that first tremendous ordeal of taking prep, a September sunset more than half a century ago. और फिर उसको याद था कि पहला जो उसका सख्त कड़ा इम्तिहान था, आजमाइश थी। ordeal का मतलब है वेरी टफ टास्क या फिर आजमाइश, आप इसको कह सकते हैं ट्रिमेंडस, बहुत बड़ा। ठीक है, कि उसको प्रेप क्लास लेनी थी, सितंबर का सनसेट था उस वक्त, और ये इस बात को हाफ सेंचुरी गुजर चुकी थी। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे। तो वहाँ पर जो है पूरा हॉल बच्चों से भरा हुआ था, और वो लस्टी बारबेरियन, लस्टी का मतलब है कि बहुत ही हेल्दी किस्म के बारबेरियंस नज़र आ रहे थे, यानी बहुत ही वैशी सैवेजेस नज़र आ रहे थे जो उस पर झपटने के लिए तैयार थे और उसको वो अपना जायज़ शिकार समझ रहे थे। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़, राइटफुल, और प्रे का मतलब है शिकार। His youth, fresh complexioned, high-collared and side-whiskered, odd fashions people followed in those days at the mercy of 500 unprincipled ruffians, to whom the baiting of new masters was a fine art, an exciting sport and something of a tradition। और वो बेचारा जो है बिल्कुल यंग था उस वक्त, और साइड विस्कर्स और हाई कॉलर्ड उस वक्त के ये सारे फैशन होते थे, कल में रखना लंबी लंबी और हाई कॉलर्स पहनना। और वो उस वक्त 500 बदमाशों के घेरे में था जो उसको जो है शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और वो ये समझते थे कि न्यू मास्टर्स का शिकार करना या उनको तंग करना जो है एक स्पोर्ट है, बल्कि एक फ़ाइन आर्ट है। डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली, अगर उनको अकेले अकेले देखा जाता तो वो बिल्कुल डिसेंट बच्चे थे, बट एज अ मॉब जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लेसेबल। लेकिन जब वो मॉब की शक्ल में आ जाते थे, यानी इतने सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते थे, तो वो बिल्कुल बेरहम हो जाते थे और इम्प्लेसेबल यानी अनकंट्रोलेबल हो जाते थे। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डेइस, जब वो डेइस पर गया तो वो एकदम खामोशी छा गई। द स्काउल ही अस्यूम टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, और फिर उसने एक तेवरी सी चढ़ा ली, थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड अपनाया, और असल में वो अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, और उस वक्त जो स्मेल्स थी और जो आवाज़ें थी वो बहुत क्लियरली उसके कानों में आ रही थी। द लास्ट ब्लड रेड रेस लैंडिंग इन स्लैब्स थ्रू द स्टेन ग्लास विंडोज। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लेट क्विकली, ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। अब किसी बच्चे ने शरारत की कि अपने डेस्क का ढक्कन जो है वो उठाकर नीचे गिरा दिया। ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, तो उसने सोचा कि उसको फौरी तौर पे इस पर रिएक्ट करना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि उसको इस तरह से बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। यू देयर इन द फिफ्थ रो, यू विद द रेड हेयर, व्हाट्स योर नेम। तो उसने फ़ौरन से उस बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया। फिफ्थ रो में उस बच्चे के लाल बाल थे, रेड हेयर थे। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है?" कॉली सर। वेरी वेल कॉली, यू हैव 100 लाइन्स। तो उसने फौरी तौर पे उसको पनिशमेंट दे दी और उसे कहा कि तुम्हें 100 लाइन्स लिखनी होंगी। ठीक है, नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, इसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, उसने अपना फर्स्ट राउंड जीत लिया था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन कॉली वॉज एन ऑल्डर मैन ऑफ द सिटी ऑफ लंडन एंड अ बैरोनेट एंड वेरियस अदर थिंग्स, ही सेंट हिज सन ऑल्सो रेड हेयर्ड टू ब्रुकफील्ड एंड चिप्स वुड से। और बहुत सालों के बाद इस कॉली का बेटा जो है वो स्कूल में आया, और ये कॉली बहुत बड़ा आदमी बन गया था, ऑल्डर मैन बन गया था लंदन का, और इसके अलावा उसको नवाब बना दिया गया था और बहुत सारी चीज़ें और टाइटल्स उसको दे दिए गए थे। उसने अपने बेटे को इसी स्कूल में भेजा। उसके भी रेड हेयर थे। कॉली, योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश व्हेन आई केम हियर 25 ईयर्स अगो, ही डिजर्व इट देन एंड यू डिजर्व इट नाउ। तो वो उससे कहा करता था कि तुम्हारा बाप वो पहला बच्चा था जिसको मैंने पनिश किया था, वो तब उस पनिशमेंट को डिज़र्व करता था, तुम आज डिज़र्व करते हो। हाउ दे ऑल लाफ्ड एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर। तो इस बात पर वो सब बहुत हंसे, और सर रिचर्ड खुद भी बहुत ज़्यादा हंसा जब उसके बेटे ने उसको ये स्टोरी लिख कर भेजी।
एंड अगेन years after that, many years after that, there was an even better joke. और फिर बहुत सारे साल गुजर गए और उससे भी बड़ा लतीफ़ा जो है वो वजूद में आ गया. फॉर another कॉली हैड जस्ट अराइव्ड, क्योंकि अब एक और कॉली जो है वो स्कूल में आ चुका था. सन ऑफ द कॉली हु वॉज अ सन ऑफ द फर्स्ट कॉली, यानी फर्स्ट कॉली का बेटा था सेकंड कॉली, और सेकंड कॉली के बाद उसका बेटा थर्ड कॉली जो है यानी फर्स्ट कॉली का ग्रैंड सन, वो स्कूल में एंटर हुआ था. And Chips would say, punctuating his remarks with that little that had by then become a habit with him. और वो जो है थोड़ा करके अब अपनी बातें करता था, उसको मतलब सही से पंक्चुएट नहीं कर पाता था अपने वर्ड्स को. कॉली यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस. तो वो उसको कहा करता था कि तुम जो हो ना मोरूसी रवायात की एक बहुत ही शानदार मिसाल हो. आई रिमेंबर योर ग्रैंड फादर, ही कुड नेवर ग्रास्प द एब्लेटिव एब्सोलूट. मुझे तुम्हारा ग्रैंडफादर भी याद है, उसको कभी एब्लेटिव एब्सोलूट की समझ नहीं आई थी. मिस्टर चिप्स जो है वो बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाता था, लैटिन पढ़ाता था, तो ये उसका एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. A stupid fellow, your grandfather. And your father too. I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either. और तुम्हारा बाप भी बहुत ही stupid था. वो पीछे जाके पिछले बेंच पर बैठा करता था. But I do believe, my dear Collie, that you are the biggest fool of the lot. लेकिन मुझे यकीन है कि इस सारे ख़ानदान में सबसे बड़े फूल तुम ही हो. रोअर्स ऑफ लाफ्टर, और इस पर कहकहा लगाकर सारी क्लास हंस पड़ी. अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जोक टू इन अ वे. और ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा था, लेकिन उसके साथ साथ इसमें थोड़ा सैडनेस का एलिमेंट भी था. एंड एज चिप सेट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स rattling द विंडोज, द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम वेरी ऑफन अंटिल टीयर्स फेल. और यही दोनों फीलिंग्स जब वो ये सारी बातें याद करता था तो उसको ओवरकम कर लेती थी. वो हंसता भी था और साथ में वो गमगीन भी हो जाया करता था, और उसके आंसू गिरने लगते थे. सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग. जब मिसेस विकेट उसका कप ऑफ टी लेकर आती थी तो उसको पता नहीं चलता था कि वो हंस रहा था या रो रहा था. एंड नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, बल्कि चिप्स को खुद भी इस बात का इल्म नहीं हो पाता था. इसमें जो टाइम का एलिमेंट है बेटे, वो भी इस नावल का एक थीम है. यानी किस तरह से टाइम गुजरता चला जाता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, दे वाइप आउट ऑफ मेमोरीज. कुछ देर तक उनको याद करने वाले ज़िंदा रहते हैं, फिर जब वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं तो उन लोगों का नामो निशान भी मिट जाता है. तो ये एक साइड थीम इस पूरे नावल में साथ साथ चलता रहेगा. इसमें आपने अब सिनोनिम्स, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स भी याद करने हैं, और इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोग याद करेंगे.